नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी दुनिया में। मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी है अमेरिका में आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई कि क्या हमला करने वाला शख्स जब्बार अकेला था, क्या वो लोन वुल्फ था या फिर उसका कोई आका भी है। किस तरह के राज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे इजराइल की कहानी, इजराइल के हमलों से जूझ रहे गाजा के लोगों की मुश्किलों का कब होगा अंत, और साथ साथ साउथ कोरिया की बात, कैसे टल गई साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, अब आगे क्या रास्ता होगा, और बरसों से तहस नहस सीरिया के शहर हम्स के लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए कैसे निकल गए। और इसके साथ साथ चीन ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, देखिए उसकी एक झलक। लेकिन लीड स्टोरी से पहले आज की एक बड़ी खबर चीन से ही जुड़ी हुई। चीन ने पिछले दिनों जिनजियांग प्रांत में 2 नए जिलों का ऐलान किया है। जिनजियांग वो प्रांत है जहां पर उइगर रहते हैं। आज भारत ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है क्योंकि ये जिले भारत की सीमा से लगते हैं, जिनजियांग प्रांत में बनाए गए हैं। भारत का कहना है कि इनमें कुछ इलाका भारत का भी आता है। हियान और हेकांग जिलों का जहां ऐलान किया गया है उसमें अक्साई चीन का कुछ हिस्सा शामिल है। भारत के मुताबिक ये लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर चीन का कब्जा है। We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. इसके साथ साथ भारत ने एक और बात पर एतराज जताया। चीन की एक और गतिविधि पर भारत की चिंता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है और इस बांध पर भी भारत ने विरोध जताया है। भारत ने पानी के बहाव और क्षेत्रीय स्थायित्व को लेकर चिंता जाहिर की है। These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. और इस पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिससे एक बार फिर से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। चीन अपनी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत विशालकाय मेगा प्रोजेक्ट, जिसको कहा जा रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो बना रहा है और ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में है चीन के। लेकिन इसका असर जो है वो जहां पर पानी नीचे जाता है, लोअर राइपेरियन स्टेट्स यानी भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत ने इस बारे में समय समय पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्सपर्ट्स के जरिए या फिर राजनीतिक या फिर कूटनीतिक चैनलों के जरिए अपनी बात, अपनी चिंताएं जो है वो चीन के सामने रखी हैं। एक बार फिर से इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जब अनाउंस हुआ है 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, तो फिर से ये बात कही गई है, चीन को बताया गया है, कहा गया है कि कंसल्टेशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए डाउनस्ट्रीम जो देश हैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर, और पारदर्शिता इस पूरे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए ताकि नीचे के जो भी स्टेट्स हैं, जो भी देश हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। जो एक और समस्या खड़ी हुई है वो एक 2 काउंटीज के नाम को लेकर हुई है। शिनजियांग प्रांत में होटान जो है वहां पर 2 नए काउंटीज को बनाया है चीन ने, उनके नाम दिए हैं और भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये क्योंकि ये इलाका, इसका कुछ इलाका अक्साई चीन में पड़ता है जो कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है भारत और चीन के बीच, तो भारत ने साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरह से नामकरण करने से भारत का उन पर अपनी जो जमीन है उस पर दावा कमजोर नहीं होता, और चीन ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है इस इलाके का, उस पर वो लगातार विरोध जताता रहेगा। एक बार फिर से भारत ने अपना विरोध जो है वो चीन के सामने जताया है इस तरह से नामकरण करने को लेकर, और साफ ये कह रहा है, पहले भी कहा है कि इस तरह से नामकरण से असलियत जो है, जमीन पर जो फैक्ट्स है वो नहीं बदलेंगे।
दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो नामकरण करने से जमीन पर हकीकत बदले या ना बदले, लेकिन चीन की जो आक्रामक नीति है वो लगातार सामने आ रही है। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी हैं। ब्रह्मा, आपने भी इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया पोस्ट भी किया और आपने कहा है कि ये चीन की तरफ से एक कार्टोग्राफिक अग्रेशन है, यानी कि नक्शा बदलने के जरिए जो वो आक्रामकता दिखाता है। तो अब पहले बांध की बात थी कुछ दिनों पहले, जो भारत की सीमा पर ही वो बना रहा है, ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध, और अब जो ये अक्साई चीन के हिस्से हैं जहां पर नए जिलों की घोषणा की गई है, वो चीन की आक्रामकता को दिखाता है। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, ये दो डेवलपमेंट्स एक के बाद एक, शी जिनपिंग और मोदी के मीटिंग के बाद इस तरह के डेवलपमेंट्स होना, ये साबित करता है कि चीन के नीति में और चीन के एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया है। जो उनका पुराना स्ट्रेटजी है, भारत को कंटेन करना और साथ साथ भारत के साथ बातचीत भी करना, वो सेम स्ट्रेटजी अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। और ये जो कार्टोग्राफिक अग्रेशन उन्होंने एक तरह से अनवेल किया है, और ये जो सुपर डैम बना रहे हैं इंडिया बॉर्डर पर, बिल्कुल ठीक बॉर्डर पर बना रहे हैं, इस तरह का बड़ा डैम जो पहले कभी ह्यूमन हिस्ट्री में किसने उसको कंसीव भी नहीं किया है। इतना बड़ा सुपर डैम इंटरनेशनल बाउंड्री पर बनाना बिना कोई कंसल्टेशन इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ, तो इसका जो इस तरह का जो यूनिलैटरलिज्म है, ये साफ जाहिर करता है कि चीन इंटरनेशनल नॉर्म्स में नहीं मानता है और गुड नेबरली रिलेशंस के जो नॉर्म्स है उनको भी नहीं मानता है। जी। तो गुड नेबरली रिलेशंस के जो कायदे होते हैं उनको नहीं मानता चीन, लेकिन गलवान टकराव के बाद से काफ़ी दिनों तक दोनों देशों के बीच में तनाव अपने पीक पर रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत, शी जिनपिंग की विदेश मंत्रियों की बातचीत, NSA के लेवल पे बातचीत, ये होती रही और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रहा था। लेकिन साथ साथ जो इस तरह की बातें सामने आती हैं, नए ज़िलों की घोषणा, भारत की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध, भारत की चिंता, भारत को किस तरह का खतरा है इस बांध से, ये भी देखना होगा ब्रह्मा। और साथ साथ ये कि आपने एक टर्म यूज किया कि एंगेजमेंट विथ कंटेनमेंट, क्या मतलब है इसका? ये जो सुपर डैम है, इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो तिब्बत से लेके बांग्लादेश तक उसका असर पड़ेगा। तिब्बत का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो वैसे भी खतरे में है क्लाइमेट चेंज के बजाय, मगर ये जो सुपर डैम बना रही है चीन, उससे क्या है कि वो इकोसिस्टम्स एकदम इतने खराब हो जाएंगे कि उनका जो इम्पैक्ट है वो सीधा डाउनस्ट्रीम बेसिन पे, जैसे आसाम और बांग्लादेश पर पड़ेगा। तिब्बत के जो इकोसिस्टम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एशिया में जो मानसून्स होते हैं, जापान और कोरिया से लेके भारत तक, ये मानसून्स को अट्रैक्ट करने के लिए तिब्बत के जो इकोसिस्टम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। तो जब ये इकोसिस्टम्स डैमेज हो जाएंगे तो इससे क्या है कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी बदल सकता है। तो दूसरी बात ये जो आपने पूछी थी आपने कि ये एंगेजमेंट विद कंटेनमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजी है, ये है कि देखिए उनके पास अभी चीन के पास चिंता क्या है, उनकी मेन चिंता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं और अमेरिकन विदेश नीति में एक टफनेस आएगा चीन के तरफ, और दूसरी तरफ चीन चाहता है कि ताइवान उसके कब्जे में हो जाए जी। तो चीन को ये डर है कि अगर ताइवान क्राइसिस शुरू होता है तो भारत अलग से एक फ्रंट खोलेगा चीन के खिलाफ। तो भारत को मना करने के लिए कि इस तरह का फ्रंट मत खोलिए, तो उस ऑब्जेक्टिव से चीन ने अभी कुछ रिसेंटली कोशिश की है कि भारत के साथ रिश्ते इम्प्रूव करें, मगर वो इम्प्रूवमेंट चाहता है अपने टर्म्स पर। जैसे ये दो डेवलपमेंट्स हुए हैं,
तो इससे साफ जाहिर है कि वो अपने अपने ही टर्म्स पर अपनी शर्तों improvement पे चाहता है। या अपनी शर्तों पे हाँ, वो शर्तों भारत के पर। साथ में रिश्ते चाहता है। ब्रह्मा, हमारे साथ आप बने रहें। एक और खबर जो अमेरिका से आई थी उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। न्यू ऑर्लिन्स में 14 लोगों की हत्या के आरोपी शमसुद्दीन जब्बार ने अपने दम पर अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, या उसके पीछे कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में उसकी मौत की वजह से अब तक कुछ सामने नहीं आ पा रहा। कहा जा रहा है कि वो कट्टरपंथ की राह पर डिजिटल प्रभाव की वजह से चल पड़ा। साथ ही इस हमले ने एक बार फिर से लोन वुल्फ यानी अकेले हमलावरों पर भी चर्चा शुरू कर दी है। शमसुद्दीन जब्बार के 3 फोटो। शमसुद्दीन जब्बार पर न्यू ऑर्लिन्स में नया साल मना रहे लोगों की भीड़ पर गाड़ी ले जाकर 14 लोगों की हत्या का आरोप है। जिस स्ट्रीट पर हमला हुआ वो अब खुल गई है। साथ ही खुल रहे हैं शमसुद्दीन जब्बार से जुड़े नए राज। हमले से कुछ घंटे पहले उसने सोशल मीडिया पर 5 वीडियो डाले और कहा कि पहले उसने अपने परिवार और दोस्तों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब लगा कि वो जिस मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहता है वो नहीं मिलेगा तो इरादा टाल दिया। जब्बार ने एक वीडियो में ये बताया कि वो पिछली गर्मियों से पहले आईसिस में शामिल हो गया था। वो मार्च 2007 से जनवरी 2015 तक अमेरिकी सेना में रहा, फिर जुलाई 2020 तक सेना में रिजर्व कर्मचारी की तरह काम किया। फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक वो अफगानिस्तान में भी रहा। जब्बार 2023 में इजिप्ट भी गया। अमेरिका लौटकर 3 दिन के लिए टोरंटो गया। इस दौरान उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं। जब्बार के बारे में कहा जा रहा है कि उसका 2 बार तलाक हुआ है और वो कर्ज के जाल में भी फंसा था। जब्बार ने 14 लोगों को मारा लेकिन खुद भी नहीं बचा। उसने कई परिवारों को जो जख्म दिए उनका जल्द भर पाना आसान नहीं, लेकिन कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि सब कुछ जल्द सामान्य हो जाए। तो ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्मा, आप से मैं जानना चाहूँगी इस रिपोर्ट के बाद के जिस तरह का हमला हुआ अमेरिका में, उसे डिजिटल रेडिकलाइजेशन और साथ साथ लोन वुल्फ अटैक्स जो हैं उनका भी खतरा सामने आता है और आईसिस दोबारा सर उठा रहा है। संस्था के तौर पे भले बहुत फैले नहीं, लेकिन डिजिटली इससे कितने लोग अभी भी प्रभावित हो रहे हैं इस आइडियोलॉजी से? इंडोक्ट्रिनेशन असली प्रॉब्लम है, क्योंकि FBI ने ये कहा है कि इस अटैक में कोई टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं था, ये इंडिविजुअल अटैक हुआ है। तो इससे यही साफ जाहिर होता है कि डिजिटल इंडोक्ट्रिनेशन से लोग का एटीट्यूड, लोगों की थिंकिंग और ना केवल बदलती है बल्कि वो इस तरह के मैस मर्डर के अटैक्स भी कर सकते हैं। तो ये जर्मनी में भी इस तरह का अटैक हुआ था। एक सऊदी डॉक्टर थे, उन्होंने गाड़ी से ये अटैक करके कुछ लोगों को मारा। अब ये अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में ये पहला इस तरह का अटैक नहीं है, पहले भी हो चुके हैं। जी। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, जो लोगों को एक तरह से सैवेजेस बना देती है, उस आइडियोलॉजी को कैसे कंटेन करें, क्योंकि जब तक वो आइडियोलॉजी कंटेन नहीं होती है तो कुछ लोगों का जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो बंद नहीं होगा। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए कि इस तरह की आइडियोलॉजी है उस पर ये रोक कैसे लगाया जाए। जी, सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ है, एक डिजिटल इंडोक्ट्रिनेशन। और जैसा हमने जर्मनी में क्रिसमस मार्केट के दौरान हमला देखा, यहाँ भी देखा, ये सब अकेले हमलावर थे जो एक तरह की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं और ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद आपका ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अब दूसरी खबरों के लिए। नया साल आ चुका है लेकिन गाजा के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है। इजराइल के हमले चल रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो हवाई हमले हो रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश है। जैसे बेघरबार लोगों के सामने एक साथ कई परेशानियां सामने आ गई हैं।
मलबे में अपनों की तलाश करते लोग। इजरायली हमले के बाद आसपास इसी तरह की तबाही का नजारा है। हताहतों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक कम पड़ रही है, क्योंकि हमले में एम्बुलेंस भी तबाह हुई है। गुरुवार को मगाजी और नुसरत शरणार्थी शिविरों पर हमले में 14 लोग मारे गए थे। इजरायली हमले में जिन 40 लोगों की मौत हुई है, उनमें कई बच्चे भी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादियों के हमले के बाद से इजरायल गाजा में इसी तरह से तबाही मचा रहा है। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे। आतंकवादियों ने तकरीबन 250 लोगों का अपहरण किया था। कहा जा रहा है कि 100 बंधक अब भी गाजा में हैं और कई की मौत हो गई है। इसके बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 45,500 लोगों की जान अब तक गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से आधा से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायल की सेना का कहना है कि उसने 17,000 आतंकवादियों को मारा है। इस लड़ाई में पिस रहे हैं ये लोग जिनके पास न घर है न खाने पीने के लिए कुछ। गाजा की 23 लाख की आबादी में से 90% को अपना घर छोड़ना पड़ा है। एक नहीं, कई बार। पता नहीं कब तक चलेगा ये सिलसिला। और रूस ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराए हैं। उसने यूक्रेन की नेवी की कई फौजी गाड़ियों के साथ ही हथियारों और हथियार भंडारों को भी नष्ट करने का दावा किया है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के मुताबिक उसने 6 हिमार्स रॉकेट रोके और 97 ड्रोन नष्ट कर दिए। यूक्रेन के एक Su-27 फाइटर जेट को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुर्स्क में यूक्रेन के 580 सैनिक मारे गए हैं। और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को आज गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसको पकड़ने के लिए आई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। उनके घर के बाहर उनके समर्थकों और विरोधियों का इतनी कड़ी ठंड में भी जमावड़ा है। महाभियोग झेल रहे राष्ट्रपति यून सुक योल के घर के बाहर जमा उनके समर्थक घंटों इसी तरह पुलिस से जूझते रहे। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अफसरों के पहुंचने से पहले ही ये लोग जमा हो गए थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के विरोधी भी थे। कड़ी सर्दी में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के झंडे लिए खड़े राष्ट्रपति के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर बाद जांचकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला लौटता नजर आया, क्योंकि वो राष्ट्रपति की गिरफ्तारी में नाकाम रहे। कहा जा रहा है कि जो टीम गिरफ्तारी के लिए गई थी, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर वापस आने का फैसला लिया गया। अब आगे क्या करना है, इस पर जल्द ही फैसला होगा। गिरफ्तारी का वारंट सोल की अदालत ने मंगलवार को जारी किया है। ये वारंट 1 हफ्ते के लिए मान्य है, लेकिन राष्ट्रपति रहते गिरफ्तारी आसान नहीं। यून सुक योल ने 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था और सेना को नेशनल असेंबली से रवाना कर दिया, लेकिन संसद ने कुछ घंटों के भीतर ही उनका फैसला पलट दिया और 14 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग ले आया गया। उसके बाद से देश में हालात खराब हैं। राष्ट्रपति 12 दिसंबर के बाद से अपने घर पर ही हैं और अस्थिरता बनी हुई है। और चीन में एक नए वायरस का खतरा सामने आ गया है। ये खबर सुनते ही लोग डर गए हैं। सबको 2019 का वुहान याद आ रहा है, जब कोविड-19 की शुरुआत यहां से हुई थी और फिर पूरी दुनिया थम गई थी। हालांकि भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने आश्वासन दिया है कि घबराने की अभी जरूरत नहीं। बंद मछली और मुर्गा बाजार, हर तरफ सन्नाटा, जगह जगह पुलिस के नाके और कदम कदम पर साफ सफाई। लेकिन इसके बाद भी लोगों की मौत। ये तस्वीरें जनवरी 2020 की हैं, चीन के वुहान की, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था।
देखते देखते चीन से चली बीमारी का पूरी दुनिया में आतंक हो गया था। अब 5 साल बाद क्या फिर चीन में उसी तरह के हालात बन रहे हैं? क्योंकि चीन में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन में एक साथ कई वायरसों के मामले सामने आए हैं। इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19। अस्पतालों में बहुत दिनों बाद इतनी भीड़ नजर आ रही है। बच्चों के अस्पतालों में बढ़ते निमोनिया और व्हाइट लंग के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बीमारियों पर नजर रखने वाले चीन के विभाग ने किसी अज्ञात कारण की वजह से हो रहे निमोनिया पर नजर रखने के लिए पायलट निगरानी प्रोजेक्ट बनाया है। आखिर क्या है HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस सांस की बीमारियों से जुड़ा एक वायरस है। ये बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा हमला करता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसमें आमतौर पर सर्दी या फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार, खांसी और नाक बंद होना। लेकिन इससे बचना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर छोटी मोटी सावधानियां बरती जाएं। साबुन से ढंग से हाथ धोते रहें। जहां लगातार संपर्क होता है उस जगह को कीटाणु रहित रखें। जिनको संक्रमण हुआ है उनसे दूर रहें। यानी सावधानी में ही समझदारी है। यही सबक तो कोरोना ने भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। अमेरिका के लिए अप्रवासियों का साल का पहला काफिला दक्षिणी मेक्सिको से निकल पड़ा है, लेकिन इसके अमेरिका पहुंचने के आसार कम हैं क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इस तरह के कई छोटे काफिलों को प्रशासन ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। नए साल के इस पहले काफिले में तकरीबन 1500 लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, पेरू और इक्वाडोर के हैं। ग्वाटेमाला से लगती मेक्सिको के शहर तापाचुला से गुरुवार को सुबह ये काफिला रवाना हुआ। और अमेरिका के हवाई में होनोलुलु में नए साल का जश्न शोक में बदल गया। वहां पर आतिशबाजी से आग लग गई और ज़बरदस्त धमाके हुए। आतिशबाजी में 50 रॉकेटों का बंडल था जो गलत दिशा में चला गया और दूसरे पटाखों में आग लग गई और हालात बेकाबू हो गए। हादसे में 3 लोग मारे गए हैं, 20 गंभीर रूप से जख्मी हैं। और अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया के फुलटन में एक छोटा विमान एक व्यावसायिक इमारत के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हैं। ये दुर्घटना गुरुवार दोपहर को हुई है। अभी तक प्रशासन ने ये नहीं बताया है कि मरने और घायल होने वाले विमान में सवार थे या इमारत में मौजूद थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान वैंस 10 था, जिसमें 4 सवारियां सफ़र कर सकती थीं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं कि विमान में कितने लोग सवार थे। और गुरुवार को घाना की राजधानी अक्रा के एक बाजार में सुबह सुबह आग लग गई, जिसमें 100 से ज़्यादा दुकानें जल गई हैं। कांटमांटो बाजार में आग लगी है। आग को बुझाने के लिए 13 फायर इंजन मौजूद रहे। इस दुर्घटना में घायल होने की खबर नहीं है। सीरिया के शहर होम्स में गुरुवार रात को लोग सड़कों पर निकले और तहरीर अल शाम के समर्थन में नारे लगाए, जबकि सुरक्षा वाहनों से हवाई फायरिंग की गई। तहरीर अल शाम ने कल दिन में बशर अल असद के समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिन्होंने अपने हथियार प्रशासन को नहीं सौंपे थे। कार्रवाई के बाद होम्स के लोगों ने बशर अल असद के खिलाफ नारे लगाए और तख्ता पलट के बाद बेहतर हुई सुरक्षा की स्थिति पर खुशी जाहिर की। और अब देखिए आज का वीडियो। इससे ज़्यादा तेज़ कोई ट्रेन नहीं है। दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन का चीन ने खाका पेश किया है। CR-450 नाम की ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू सकती है और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अपना सफ़र तय करती है। अब तक सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन चीन की ही CR-400 थी, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चीन की इस नई ट्रेन
CR450 में कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिससे लोगों का सफ़र आरामदेह भी होगा और उसमें ज़्यादा सामान भी रखा जा सकेगा। और जाते जाते चीन के नए साल का कार्निवल, चीन का नया साल आने ही वाला है। शंघाई के पार्क में इसके लिए होने वाले कार्निवल का नज़ारा देखा जा सकता है।